उनसे इंट्रोडक्शन लिया जाएगा। जय गणपति। आज की कक्षा को प्रारंभ करते हैं। आई कास्ट चैप्टर ग्वालियर में वास्तु की जो क्लासेस प्रारंभ होने जा रही हैं, उसके अंतर्गत एक सिलेबस का इंट्रोडक्शन है कि आप उसमें क्या पढ़ेंगे और हम आपको क्या पढ़ाएंगे, और वास्तु आपके लिए क्यों आवश्यक है, वास्तु क्या है, इस पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले भगवान गणपति जी का स्मरण करते हैं। विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्म विष्णु महेश्वरान् सरस्वतीं प्रणम्यादौ सर्वकार्यार्थ सिद्धये। मूल रूप से हमारे सामने बात आती है कि वास्तु है क्या, उस पर हम डिस्कशन करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। वास्तु को यदि अगर आप थोड़ा आ की मात्रा हटा के देखें, वस्तु शब्द भी उसी का ही एक रूप है। तो इसलिए कहते हैं वस्तु रखने का स्थान, वो वास्तु हो गया, और जीवों के रहने का स्थान भी वास्तु हो गया। यह दोनों तात्पर्य हैं हमारे निवास का स्थान। लेकिन हम तो निवास पूरे भूमंडल पर करते हैं। हम अपने प्रतिदिन के उपभोग के लिए जिस स्थान का चयन करते हैं, वह स्थान हमारे वस्तु रखने का स्थान है, हमारे दैनिक जीवन को जीने का स्थान है। और जब हम दैनिक जीवन की क्रियाओं को वहां करते हैं, तो उसके लिए हमारे पास एक ऐसा स्थान होना चाहिए जो हमारे पास वातावरण की दृष्टि से अनुकूल हो। तो हमारे 5 एलिमेंट्स हैं जो हमको प्रभावित करते हैं: अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, आकाश। और इन पांचों का हमें आवश्यकता है, क्योंकि एक शास्त्र कहता है कि यत पिंडे तत ब्रह्मांडे, यत ब्रह्मांडे तत पिंडे। जो हमारे शरीर में है वो इस ब्रह्मांड में है, और जो इस ब्रह्मांड में है वो इस शरीर में है। तो इस शरीर को, जो ब्रह्मांड के 5 तत्व हैं, एलिमेंट्स हैं, 5 एलिमेंट्स, वो हमें बराबर मात्रा में जितनी हमारे शरीर के लिए आवश्यक बताए गए हैं, वो प्राप्त होते रहना चाहिए। तो सभी जानते हैं कि शरीर के अंदर सबसे ज्यादा मात्रा किस चीज की है? कोई जानता है कि सबसे ज्यादा शरीर के अंदर कौन से एलिमेंट की, कौन से तत्व की है? जल तत्व की। और इस बात को परिभाषित करने के लिए जब हमने ज्योग्राफी पढ़ी, तो प्रारंभ में 5वीं क्लास में बताया गया कि पृथ्वी पर 73% हमारा जल है, बाकी 27% हमारा थल है। यानी थल कम है, जल ज्यादा है। और वही चीज हमारे शरीर में भी है। तो हमें जल भाग भी ज्यादा चाहिए, और जल की कमी आने से, जल की अधिकता होने से शरीर के अंदर विकार भी उत्पन्न हो जाते हैं। ऐसे ही अग्नि तत्व की कमी और विकार से भी। तो जब आप पहले खुले में रहते थे, तो मनुष्य को कुछ मालूम ही नहीं था। तो यहां पर एक प्रश्न आया कि वास्तु है क्या एक्चुअल में। तो यहां बृहद वास्तुमाला में एक श्लोक के माध्यम से समझाया गया है: पुराकृत युगे यासीन महद्भूतम समुत्थितम व्याप्यमानम शरीरेण सकलम भुवनम तथा। पहले के समय में, सतयुग के आरंभ में, एक महान प्राणी उत्पन्न हुआ था, और उसने अपने विशाल शरीर से समस्त भुवनों में वो व्याप्त था। मतलब हमारे कितने भुवन हैं? भुवन माने लोक। कितने लोग हैं, कोई बता सकता है? लोग कितने हैं? 3 लोग। कितने लोग सर? 3 लोग। 3, ओके। 3 लोग है सर। स्वर्ग लोक, पाताल लोक। तो मैं बता दूं, 7 लोग हैं हमारे। 3 की हमें जानकारी है, जो एक हमारे ऊपर वाला, एक हमारे नीचे वाला, और एक हम। लेकिन उससे ऊपर भी 2 है, उससे नीचे भी 2 है।
तो भू भुवः स्वः महा जनः तपः सत्यम, सबसे ऊपर भूलोक है, फिर भुवः लोक है और फिर महर्लोक है। भू भुवः स्वः, भूलोक, भुवालोक, स्वलोक और महर्लोक, ये चौथे नंबर पे आता है ऊपर से, और इसको हम कहते हैं मृत्यु लोक, जिसमें हम रहते हैं। स्वहा को कहते हैं स्वर्ग लोक, और जनः, इसके नीचे जन है, उसके नीचे तप है, और उसके नीचे सत्य लोक है। तो हम जो सातों लोक हैं, उन सातों लोकों में वह प्राणी, जो विशाल प्राणी उत्पन्न हुआ था, वो व्याप्त था, और उसको देख करके देवराज इंद्र बड़े परेशान हो गए थे, क्योंकि वो सारे देवताओं को भयभीत करता था। सारे देवता भयभीत थे, और सारे देवता जब भयभीत थे तो इंद्र के पास गए। इंद्र जब उनसे परेशान हो गया, भयभीत हो गया, तो वो विष्णु के पास गया, ब्रह्मा के पास गया, सारी देवताओं के पास निवेदन किया। तब ब्रह्मा जी ने आज्ञा दी कि इसको भूमि पर उल्टा पटक दो और सब इसके ऊपर बैठ जाओ। अब उस प्राणी ने कहा कि देखिए, मेरे ब्रह्मा जी, अब चूंकि मैं ब्रह्म आज्ञा का तो कोई वो नहीं हो सकता ना, जैसे ब्रह्मास्त्र चला दिया तो हनुमान जी भी बिल्कुल ऐसे खड़े हो गए, तो ब्रह्मास्त्र की बात ही अलग है। तो ब्रह्मा जी की आज्ञा का पालन करते हुए वो भी भूमि पर कर गया, लेकिन उसने कहा कि मुझे कुछ तो चाहिए, आप मेरे लिए क्या करेंगे? बोले ठीक है, हम तुम्हें इस भूलोक का स्वामी बनाते हैं। इस भूलोक पर, इस पृथ्वी पर कोई भी कुछ भी निर्माण करेगा तो वो तुम्हारी अनुमति से करेगा, तुम्हारे अंगों के विन्यास के अनुसार करेगा। यदि तुम्हारे अंगों के विन्यास के अनुसार वो नहीं करता है तो उसे कुछ ना कुछ निगेटिव एटमॉस्फेयर, एक निगेटिव वातावरण का को फेस करना पड़ेगा। तो सारे देवता जैसे ही इस पर बैठे, तो कहीं अनुकूल देवता, शुभ देवता बैठ गए, कहीं पर पाप देवता बैठ गए। तो देखिए, हमारे यहां पर देवताओं में सभी को देवता बनाया गया। क्या आप मानते हैं रोग एक देवता है? शोक एक देवता है? पाप या क्षमा, जिसको हम टीबी की बीमारी कहते हैं, वो एक देवता है? मानते हैं कि नहीं मानते? बताइए। नहीं। नहीं मानते। लेकिन वास्तु पुरुष में ये सब देवता है। जब आप ये हमारा वास्तु पढ़ेंगे, तो वास्तु में जब हम एकाशीति पदम वास्तु मंडलम, यानी 81 पद के जब वास्तु की वर्णन करेंगे, उसमें 45 डेटीज की बात करेंगे। उन 45 डेटीज में आपको कुछ देवता ऐसे मिलेंगे कि बोले इनको भी देवता मानना पड़ेगा। रोगाय स्वाहा, शोकाय स्वाहा, मृत्यवे स्वाहा, मृत्यु भी देवता है। अब बताइए, जब वास्तु की गहराई में आप जाओगे तो सबसे बड़ी बात, फायदा आपको ये होगा कि जब आप आई का चैप्टर ग्वालियर में आओगे, तो मेरे पास जो वास्तु है वो आधुनिक भी है, और मेरे पास जो वास्तु है वो प्राचीन से प्राचीन, प्राचीनतम भी है, जो पुराणों से जुड़ा हुआ है, जो वेदों से जुड़ा हुआ है। आज जो आपको लोग वास्तु पढ़ा रहे हैं, वो केवल मॉडल, नया पैसा कमाने के लिए वास्तु बता रहे हैं, परिवर्तन वो भी नहीं कर पा रहे। केवल वो रॉड वगैरह बेच करके कुछ ना कुछ आपके नीचे बोली ये एलिमेंट लगा देंगे, ये तांबे की रिंग लगा देंगे, मतलब कुछ ना कुछ करके सिवाय आपको लूटने के कुछ नहीं कर रहे। लेकिन यदि आप वास्तु को, एक्चुअल जो वास्तु है उसको समझ लेंगे, उसे आप पढ़ लेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल उपचार भी क्या है। क्या हमको जो भ्रमित करने वाले यूट्यूब आदि के द्वारा या ऐसे वास्तुविदों के द्वारा जो केवल धंधा करने के लिए ही अपना वास्तु कर रहे हैं, क्या हमें उनके चंगुल में फंसना चाहिए? आईकास ज्योतिष विद्या को केवल और केवल इसलिए चला रहा है कि आप ऐसे प्रपंच रचित ज्योतिषियों से, वास्तुविदों से या अन्य ज्योतिष करने वालों से बच सकें, और आपके बचने के साथ साथ आप आपसे जुड़े हुए लोगों को भी बचा सकें और उन्हें सही मार्गदर्शन दे सकें। तो यहां पर वास्तु पुरुष की बात आई कि 81 पदों में विभक्त वास्तु का जो हम, इसमें भी बहुत सारे पद हैं। देखिए, जब हम देवालय वास्तु, देवालय कहते हैं मंदिर, मंदिर, तालाब, बावड़ी, कुआं, ऐसी जगहों की यदि हम वास्तु की बात करते हैं तो वहां पर होता है 64 पद, चतुष्षष्टि पदम, 64 पद का वास्तु होता है।
लेकिन जब हम उसकी बात करते हैं कि भवन की, मकान बनाने की, तो उसमें वास्तु होता है 81 पद। तो 81 पद के वास्तु का निर्माण हम करते हैं। आपको लगता होगा कि ये वास्तु के जो पद हैं वो किस प्रकार से हम देखेंगे, तो मैं आपको यहां दिखा देता हूं। जैसे ये बोर्ड दिख रहा है, हम एक ये स्क्वायर होगा, आप मान के चलिए ये 9 बाई 9 का प्लॉट है, ठीक है। हमें इसके 81 खंड करना है, तो इसके अंदर हम 9 रेखाएं खींच देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 खाने आपके सामने हो गए। इसी प्रकार से आप इसको 9 खाने यहां भी खींचेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब आप देखिए ये 81 पद हो गए। ये 81 पद ही देवता है। यहां पर जैसे शिखी नाम का देवता है, पहला देवता है, जो कि ये ईशान कोण मन, ये आपको मैं बताऊं, ये ईशान है। ये इसको मैंने पूर्व दर्शाने की कोशिश की है। ये आपके सामने पश्चिम है और ये दक्षिण है और ये उत्तर है। चारों दिशाएं आपके सामने है। ये ईशान है, ये अग्नि है, अग्नि कोण आपने सुना होगा। ये नैऋत्य कोण है, राहु का स्थान है, और ये वायव्य कोण। तो इनके अंदर जो देवता बैठे हैं, डेटीज बैठे हैं, और इसमें भी ये बीच का जो स्थान है ये ब्रह्म स्थान है। ब्रह्म स्थान, तो मैं इनकी बात कर रहा हूं। तो जब हम इन 81 पद के वास्तु की बात करते हैं, इसके अंदर देखते हैं, तो हमें शुभ देवता भी मिलते हैं और अशुभ देवता भी मिलते हैं। तो यहां पर बात कही गई थी कि वो ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम सब जाके वहां वास्तु पुरुष के ऊपर बैठ जाओ। तो जहां जैसे देवता बैठ गए, तो कुछ जगहों पर शुभ देवता बैठ गए, कुछ जगह अशुभ देवता बैठ गए। तो हमने वास्तु के निर्माण के संदर्भ में उसको हमने व्यवस्थित किया कि जहां शुभ देवता है वहां हम अशुभ चीजें नहीं बनाएंगे। अशुभ से तात्पर्य, जैसे लोग स्नानागार बना देते हैं, शौचालय बना देते हैं, या ऐसा कोई स्थान, या पितरों की पूजा का स्थान भी जो उसमें आता है, सौम्य में नहीं आता। वो सौम्य में नहीं आता, असौम्य में आता है, क्योंकि वहां क्रोध है, वहां थोड़ी अग्नि है, वहां थोड़ा सा रुदन है, प्रसन्नता नहीं है। तो उसको भी हम यहाँ दक्षिण में ले गए, साउथ में ले गए। क्यों ले गए हैं? क्योंकि वहां ऐसे देवता हैं जो आपको रुदन देते हैं और उस रुदन को स्वीकार करते हैं। पहले के समय में जब स्त्रियां रूठ जाती थी, जैसे कि उदाहरण के रूप में देखा जाए, तो पार्वती जी रूठ गई तो कोप भवन में चली गई, सीता जी रूठ गई तो कोप भवन में चली गई, केकई रूठ गई तो कोप भवन में चली गई। तो कोप भवन क्या? रुदल स्थल। यानी जब स्त्री को क्रोध आता था, रोना आता था, या अपनी बात मनवाना होती थी, तो वह रुदन स्थल में चली जाती। तो जो यहाँ पर एक दक्षिण और नैऋत्य के बीच में एक प्रकोष्ठ बनता है, उसका नाम है कोप भवन, रुदन का स्थान। स्त्रियां वहां जाकर के अपने बात मनवाने के लिए उस कमरे में जाकर पहुंच जाती थी, रानियां। और फिर महाराज को पता चलता था या गृह स्वामी को पता चलता था, तो वो पता कर, उसको जैसे ही पता चलता था कि उस प्रकोष्ठ में चली गई है, तो वो समझ जाता था कि आज कुछ ऐसा हुआ है या ऐसा कोई कारण है जो हमारी स्त्री चाहती है और हम उसे पूर्ण नहीं कर पा रहे हैं। तो वहां पहुंचते हैं, पूछते हैं, और जब पूछते हैं तो कई कहती है कि भाई मुझे दो, आपकी जो वचन थे, दो शर्तें थी, उनको पूरा कीजिए। राम को वनवास और भरत को राज्य अभिषेक। तो ये वास्तु पुरुष में उसके लिए स्थान बनाया गया, उसके लिए कि आप किस जगह पर जाकर के किस बात को कहेंगे तो वो बात आपकी मानी भी जाएगी। केवल वो कोप भवन नहीं है, वो दिशा ऐसी है कि वहां जाकर के यदि आप रूट करके कोई बात अगर आपने
स्वामी से कहते हैं तो वो बात आपकी मानी जाएगी। तो ऐसा नहीं कि आप लोग आज ही घर में जाकर के ऐसा वाला कोना ढूंढ लें अपनी बात मनवाने के लिए। मैं केवल बता रहा हूं कि वास्तु में ऐसा दिया है ना। ये बड़ी समस्या हो जाएगी नहीं तो कि पंडित जी ने ये बात और बता दी। तो ये केवल सीखना है आपको। अब सब देवता बैठ गए हैं, तो ईशान कोण वहां पर शिखी है। शिखी को हम दूसरी भाषा में कहते हैं शिखा। शिखा कहे तो चोटी, और शिखा या चोटी कहे तो झंडा, ध्वज। और इसको दूसरे एक रूप में और ले जाए तो उसका नाम है शिखर। तो आपने देखा होगा मंदिर के ऊपर शिखर होता है कि नहीं। मंदिर की पहचान उस शिखर से होती है, और तो और उस मंदिर में जो ऊर्जा आती है वो भी उस शिखर से आती है। तो क्यों? क्योंकि वो ईशान का सबसे बड़ा ऊर्जा वाला स्थान है, और ईशान जो स्थान है वो स्थान है शिव का। अब देखिए, शिखर की बात की तो मैंने वास्तु को और गहराई से पढ़ी, और मैंने पढ़ा और देखा कि ब्रह्म स्थान पर शिखर कहां बनेगा और ईशान में शिखर कहां बनेगा, और कहां कहां शिखर हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो भवन का शिखर या भवन का ध्वज, यानी भवन, हर मकान में एक ध्वज, एक झंडा, और जिसको कहें कि आपकी जब टीवी चलती थी बड़ी वाली, किसी ने देखी हो 1984 में, बड़ा सा एंटीना जो आपके घर में सैटेलाइट को लाता था। तो आपके घर में जो सैटेलाइट की ऊर्जा लाने वाला एंटीना था, वो एंटीने की खोज कहां से हुई? उस ध्वज से हुई। और वो ध्वज ऐसे वैसे नहीं होते थे, आज के ध्वज नहीं थे वो। उन ध्वजों में सबसे ऊपर एक चांदी का या सोने का या कुछ ऐसे धातु का वो लगा होता था कवच, जिसकी वजह से वो वहां की ऊर्जा को खींचता था, और उस ऊर्जा को खींच करके आपके घर में देता था। कार में एंटीना लगा होता है बहुत जगह पर। और अगर आप वास्तविकता में देखेंगे तो वो ध्वज कहीं ना कहीं उसके अंदर एक धातु होगी, और वो धातु बिल्कुल आपके भवन के अंदर उसका ऊर्जा दे रही होगी। मैंने इस पर गहन विचार किया, अध्ययन किया, सोचा कि शिखर का महत्व तो बहुत है, और उस शिखर का प्रभाव भी घर में आता है। लेकिन इस शिखर के प्रभाव को मैंने मंदिरों में बहुत अच्छे से देखा। मंदिर, क्योंकि शिखर माने हमारे सर के ऊपर एक चोटी, अपने आप में भी देखा। उस शिखर की सबसे बड़ी बात क्या है? वो आपकी अंदर ओरा ला रहा है, ऊर्जा ला रहा है। हम किसी मंदिर में गए, ओरा कम थी, और किसी मंदिर में गए ओरा ज्यादा थी। लेकिन सबसे ज्यादा ओरा आपको किस मंदिर में मिलेगी? जिस मंदिर पर सबसे ज्यादा शिखर लगे होंगे। तो हो सकता है आप वृंदावन जाएं या कहीं जाएं, आपको बहुत ज्यादा शिखरों वाले मंदिर मिल जाएं। लेकिन इस समय जो अस्कॉन टेम्पल्स हैं, आप उन्हें जाके देखना और कभी इनकी गिनती करना। एक एक अस्कॉन में कितने कितने शिखर बने। कभी आप लोगों ने कोशिश की, देखा? याद आ रहा है कुछ? मैं अस्कॉन गया और वहां पर बहुत सारे शिखर थे, शायद किसी ने देखा हो। क्यों? मैं इस बात को भी ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं हम कि ऐसा क्या कारण है, ऐसी कौन सी, क्योंकि देखिए सारा खेल इस संसार में ओरा का है। आपके पास वो ओरा, वो एनर्जी भगवान ने दे दी कि लोग आपके पास खींचे चले जाएं। आप, आपके अंदर की जो निगेटिविटी है वो कम हो जाए, आप भी प्रसन्न रहें और दूसरों को भी प्रसन्न रहने की बात कह सके। और ये तभी मिल सकता है जब आपका शिखर उन्नत होगा, जब आपके पास, आपके घर में या आपके स्वयं के पास एक अच्छी ओरा आ रही हो। अब हम इस बात को यहां, इसको कैसे जोड़ेंगे? तो ये जो हमने ईशान का जो स्थान बताया है, यहां पर वास्तु पुरुष का सिर है। क्या है? वास्तु पुरुष का सिर, और हमारा सिर, और हमारे सिर में एक शिखा। कितने लोग शिखा रखते हैं आप में से? मुझे नहीं लगता। लेकिन हमारे शास्त्रों में, हमारे धर्म शास्त्रों में शिखा की बात कही गई है। तो महिलाओं की जो शिखा होती है वो एक अलग विषय है, लेकिन पुरुषों को भी शिखा रखनी चाहिए।
तभी तो उनकी बुद्धि उन्नत होगी, उनके अंदर अच्छे विचार आएंगे, पॉजिटिविटी आएगी। नेगेटिव हो रहा होगा तब भी वो अपने आप को पॉजिटिव बनाते हुए जीवन के आगे बढ़ सकेंगे जीवन में। क्यों? क्योंकि शिखा का, शिखर का महत्व तो आज का नहीं है, ये पुरातन है। तो उस भवन में वो शिखी बैठा हुआ है, वो शिखर का स्थान है, वो ईशान का स्थान है, वहां पर एक ध्वज है, वहां पर एक शिखर है, वहां आप कोई अशुभ चीज नहीं बना सकते। तो आप लोगों ने कई बार यूट्यूब वगैरह से, इधर उधर से, या हमारी क्लासों में देखा होगा कि वो शिखर का स्थान, वहां पर हम ज्यादातर देवालय बनाते हैं, मंदिर बनाते हैं। तो ये वास्तु पुरुष की बात हुई, ब्रह्मा जी ने स्थापना की, उसके बाद सब देवता बैठ गए, और जहां शुभ थे वहां शुभ हो गए, जहां शुभ थे वहां शुभ हो गए। तो जहां जहां अशुभ देवता हो गए, उनमें से कुछ ऐसे अशुभ देवता हैं, जैसे मैंने कहा रोग शोक है। तो हमारी एक पुस्तक है, मैं दिखाना चाहूंगा, ये वास्तु चिंतन। जब हम इसका प्रयोग करेंगे तो हमें इसमें, क्योंकि जब हमारी पढ़ाई होगी तो हमें इसी पुस्तक का प्रयोग करना होगा। तो मैं इसमें कुछ ऐसी बात बताना चाह रहा हूं कि जब हमने देखा इसको, तो वास्तु आचार में इस साल हम उसको विशेष करके उस पर काम करेंगे कि भवन का जो द्वार होता है, उस द्वार का प्रवेश जो है, अगर किसी गलत जगह पर हो जाएगा तो भवन के अंदर परेशानियां आ जाएगी। तो उसको कैसे देखा जाएगा? तो उन्होंने कहा कि जब आपने देखा कि शिखी भी है, जयंत भी है, तो किसी किसी जगह भ्रष्ट देवता भी है, भ्रष्ट देवता, भ्रष्ट देवता, भ्रष्ट यानी भ्रष्ट। तो जब आप पूर्व दिशा में 7वें पद के स्थान पर यदि द्वार बना देंगे, तो घर के अंदर भ्रष्टता आ जाएगी, यानी भ्रष्टता का प्रवेश हो जाता है। अगर आपने वितथ नाम के देवता के स्थान पर घर का प्रवेश द्वार बना रखा है, तो घर में अधम कृत्य यानी पाप कृत्य ज्यादा होंगे। अगर आपने पश्चिम दिशा के पहले कोने पर आपने द्वार बना दिया है, तो वहां पितरों से संबंधित कष्ट बहुत होगा। पश्चिम दिशा में अंतिम जो हमारा पद है 8वां, उसका नाम है पाप यक्षमा, वहां से रोग भय होगा। तो उत्तर दिशा का पहला द्वार जो है वो खुद ही रोग है। तो ऐसे हम जब दिशाओं को समझेंगे, जब हम पदों को समझेंगे, उन पदों में स्थित देवताओं को समझेंगे, तो उनके माध्यम से हमें ये पता चलेगा कि जहां पर उस गृह स्वामी ने भवन का प्रवेश द्वार बनाया है, प्रवेश द्वार मतलब मुख्य द्वार, वहां से उसके घर में रोग प्रवेश कर रहा है, और इसीलिए घर में से बीमारियां जाती ही नहीं। रोग शोक दुख दारिद्र्य, ऐसे देवताओं के द्वार से यदि प्रवेश होगा तो निश्चित ही घर के अंदर वो एनर्जी उस टाइप की आ रही है। तो हमें वास्तु सीखने के साथ ये बात समझ में आएगी, तो हम उसमें कैसे सुधार कर सकते हैं वो भी हम बताएंगे। आचार्य की कक्षा में वही है। तो जैसा हुआ, तो ऋषियों ने एक बात कही। ऋषियों ने कहा क्या कहा कि ऋषियों ने कहा कि स्त्री पुत्रालिक भोग शोक जननम धर्मार्थ काम प्रदम जंतु नाम आनयनम सुखास्पदमिदम सीतांबुर धर्मापहम। स्त्री पुत्रादि के भोग, सुख, धर्म, अर्थ, काम को देने वाले, हमारे 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। इन सबको देने वाले प्राणियों के सुख का स्थान, सुख का स्थान कौन सा हो सकता है? जो सर्दी, वायु, गर्मी और कष्टों से रक्षा करता हो, उसका नाम होता है गृह। पक्षी भी अपने लिए घोंसला बनाते हैं, पशु भी कहीं ना कहीं किसी गुफा आदि की का आवरण लेते हैं, किसी ऐसी जगह की ओट लेते हैं जहां से उनको रक्षा हो सके उनके शरीर की। और मनुष्य तो भगवान ने बुद्धि दी है, तो वो अपने हिसाब से बना लेता है।
तो विधिवत गृह निर्माण करता, बावड़ी, देवालय निर्माण आदि, जब वो हम कोई नगर बसाते हैं, मकान बनाते, तो आसपास तालाब आदि की व्यवस्था भी करते हुए बिना, और जितने भी हमारे नगरों का निर्माण हुआ है, भवनों का निर्माण हुआ है, वो तीर्थों मतलब जलाशय के आसपास ही हुआ है। इसलिए सबसे ज्यादा भवनों का निर्माण, सबसे पहले जो नगर निर्माण हुए थे, वो जहां जहां नदियां थी, जहां जहां ऐसे तालाब थे, तीर्थ थे, वहीं पर सबसे पहले बसावट हुई। उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ी। तो उन्होंने कहा कि विश्वकर्मा आदि देव शिल्पियों ने सर्वप्रथम गृह निर्माण का निर्देश दिया कि अगर आप पुरुषार्थ चतुष्टय की सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, पुरुषार्थ चतुष्टय माने धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, चारों पुरुषार्थों की सिद्धि करना चाहते हैं, तो उसमें एक पुरुषार्थ आपका ये भी है कि आपको अपना गृह निर्माण करना चाहिए, यानी अपने लिए एक अच्छा सा घर बनाना चाहिए। कुछ बातें कही गई हैं। जीवन में हमें एक पुत्र होना चाहिए, एक उत्तम शिष्य होना चाहिए, क्योंकि आपका गुरु ऋण जब उतरेगा जब आपने कोई एक उत्तम शिष्य बनाया हो। आपका पितृ ऋण जब उतरता है जब आपने एक सुपुत्र पैदा किया। एक आपका शिक्षा ऋण होता है, आपने अपने जीवन में कोई एक पुस्तक लिखी जो समाज को ज्ञान दे सके, समाज को मार्गदर्शन कर सके। और एक ऋण होता है कि आपने एक सुंदर भवन बनाया, तो उसके बारे में भी उन्होंने कहा कि किसका फल कितना है। तो कोटिग्नम तृणजे पुण्यम मृणमये दशंगुणम, जो तृण के होते हैं, तृण माने घास फूस के बनाए हुए मकान, उनका कहा गया कि पर्णशाला बनाने का करोड़ों गुना फल है। जैसे आपने देखा होगा यज्ञशाला बनती है, पहले के समय में पर्णशाला ही बनती थी, ऋषि मुनि इसी में रहते थे। करोड़ गुना फल बताया। मृणमय दशंगुणम, जो मिट्टी के घर बनते थे उनका 10 गुना, यानी मिट्टी के घर बनाने का 10 करोड़ गुना फल होता है। फिर एष्ट के शतकोटिघ्नम, और इट्टी जो ईंट के घर बनाए जाते थे उन घर को बनाने का 100 करोड़ गुना फल होता है। और शैलमंतम फलम गृह, शैल माने पत्थर, पत्थरों द्वारा घर बनवाने से अनंत गुण पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इसके पीछे रीजन वही है, आपने देखा होगा किले किले आज भी दिख रहे होंगे आप, जो पत्थरों के भवन है, जो महल है, वो आपको आज भी दिख रहे होंगे। तृण आपने घास फूस का बनाया, कुछ दिन में चला जाएगा, मिट्टी वाला कुछ और थोड़ा ज्यादा दिन चल जाएगा, ईंट वाला और थोड़ा ज्यादा दिन चल जाएगा, लेकिन अगर आपने पत्थर का बनाया है तो ये समझ लो आपने महल बनाया है। तात्पर्य है कि हमें तृण से, मिट्टी से, ईंट से, पत्थर से उत्तरोत्तर चिर स्थायी जो भवन हमारा स्थायी हो, पुण्य वृद्धि का कारण दिखलाकर चिर स्थिर गृह का निर्माण शास्त्रोक्त है। जब हम गृह प्रवेश करते हैं तो हमारा एक संकल्प उस समय यही होता है कि चिरकाल सुखेन निवासार्थम, चिरकाल माने बहुत समय तक सुखपूर्वक इसमें निवास के लिए मैं प्रवेश कर रहा हूं। और केवल चिरकाल से तात्पर्य हुआ केवल मैं नहीं, मेरा गोत्र, यानी हम, हमारे पुत्र, हमारे पुत्रों के पुत्र, हमारी संततियां इसमें जीवन पर्यंत अधिक से अधिक समय तक निवास कर सके, ऐसा भवन चाहिए। तो यहाँ पर भवन क्यों बनाना चाहिए, ये बात भी हमारे सामने आई कि भाई हमको भवन बनाना क्यों चाहिए, और भवन बनाने की बात आई। तो जब आप वास्तु पढ़ रहे हैं और वास्तु में ये सब चीजें देख रहे हैं तो आपको ये चीजें सबसे पहले देखने को मिलेंगी। अब हम बात करेंगे कि जो ब्रह्मा की बनाई हुई इकाई है और भवन बनाया हुआ है, ये हमने चारों तरफ से 81 पद का एक प्लॉट बनाया हुआ है, इस पे देवता बैठ गए, तो इसमें दिशा की अनुकूलता क्या है, दिशाओं का क्या महत्व है? दिशाओं का महत्व तो बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि आप जानते हैं कि हमारी कितनी दिशाएं हैं। दिशाएं कितनी है, कोई बता सकता है? कितनी दिशाएं?
10 10 दिशाएं हैं, बिल्कुल ठीक है। तो हम 10 दिशाओं की बात करते हैं, 10 दिशाएं हैं हमारी। और सबसे पहले हमारे सामने आता है पूरब। पूर्व से कौन उदित होता है? सूरज, सूर्य। सूर्य। इसका मतलब पूर्व का जो देवता है वो सूर्य ही है। और आपको प्रतिदिन विटामिन डी देता है, और इसीलिए ज्यादातर पूर्वमुखी द्वारों को या पूर्वमुखी भवनों को अच्छा माना गया है, क्योंकि सुबह ही सुबह उगते हुए सूर्य को अर्घ देना, उगते हुए सूर्य के सामने जाना और उसको प्रार्थना करना, प्रणाम करना, और प्रातः काल के सूर्य की रोशनी को ग्रहण करना आपकी विटामिन डी को बढ़ा रहा है, आपके शरीर के अंदर ऊर्जा दे रहा है। और सूर्य जब आता है तो सूर्य की किरणें, अल्ट्रावायलेट किरणें जो होती है वो बहुत तेज होती है, और वो जब अल्ट्रावायलेट पानी के अंदर जाकर के आपको मिलती है तो वो आपके शरीर के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होती है। और इसीलिए जलाशय का स्थान भी पूर्व में बताया, ये कहा गया कि जो आपका भवन है उसके सामने यदि जलाशय हो, उसके सामने यदि सरोवर हो, उसके सामने यदि पानी का स्थान हो तो बहुत अच्छा। और इसका एक वैज्ञानिक उदाहरण ये है कि जब हम सुबह सुबह स्नान करके पूर्व की ओर सूर्य को मुख करके जल देते हैं, तो पहले तो जल देते थे वो नदियों में, नदी में स्नान किया और वहीं के वहीं दे दिया। लेकिन आज के समय में हम उसे कैसे देते हैं? आज के समय में हम छत पे चले जाते हैं, जहां भी चले जाते हैं गमले में देते हैं, लेकिन लोगों को अर्घ देने का रूल नहीं पता। अर्घ कैसे देना? जब आप अर्घ दे रहे हैं तो आपके हाथ का 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। जो पानी गिरे उस पानी में से सूर्य की किरणें आपके हार्ट के ऊपर उसके अल्ट्रावायलेट फेंके, तो आपको हार्ट रोग से बचाता है। जब आप ज्योतिष पढ़ेंगे तो ज्योतिष में हम बताएंगे कि सूर्य का हार्ट का संबंध है, क्योंकि ज्योतिष और वास्तु दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। आप ज्योतिष में आए इसलिए वास्तु में आ रहे हैं, और आप वास्तु में आएंगे तो आपको ज्योतिष भी जानना होगा। तो हमारे कितने ग्रह हैं? 9। 9 ग्रहों का कहीं ना कहीं हमारे वास्तु से संबंध है। हमारी 12 राशियां हैं, 12 की 12 राशियों का वास्तु से संबंध है। हमारे 27 नक्षत्र हैं, और 27 नक्षत्रों का भी वास्तु से संबंध है। तो हमारे पास ग्रह, राशि, नक्षत्र और वास्तु में है दिशाएं, उन दिशाओं का और इनका आपस में संबंध। तो पूर्व दिशा के लिए हम सूर्य की बात करते हैं, अग्नि कोण में हम शुक्र की बात करते हैं, दक्षिण दिशा में हम जो है मंगल की बात करते हैं, नैऋत्य कोण में हम राहु की बात करते हैं, पश्चिम दिशा में हम शनि महाराज की बात करते हैं, और वायव्य कोण में हम चंद्रमा की बात करते हैं, उत्तर दिशा में हम बुध से बात करते हैं, और ईशान कोण में हम बृहस्पति की बात करते हैं और केतु की बात करते हैं। तो ये 9 ग्रह, 10 दिशाएं, हमारे जीवन का जो वास्तु एक्चुअल यही से प्रकट हो जाता है। और आपकी कुंडली में साफ दिखता है कि आपकी कुंडली में वास्तु है कि नहीं, अर्थात आपकी कुंडली में भवन सुख है कि नहीं। तो आप देखो आपके चतुर्थ भाव में मंगल है क्या, और वो मंगल पीड़ित तो नहीं है। अगर 3rd, 4th, 5th में यदि मंगल है और वो पीड़ित है तो या तो आपको भवन सुख है नहीं, और है तो निश्चित ही भवन ऐसा है जो उस है तो सही, लेकिन जैसा होना चाहिए वैसा नहीं। या तो उसमें वो कहते हैं क्या आती, दीमक, सीड़न मीडन, बहुत सारी चीजें, आसपास का वातावरण, क्योंकि मंगल को चतुर्थ भाव में बल ही नहीं मिलता। वो क्या हो जाता है चतुर्थ भाव में? कौन, क्या कहेंगे उसको हम? वो दिग्बलहीन हो जाता है। तो मंगल को दिग्बल कौन सी दिशा में मिलता होगा, तो बता सकता है? मंगल किस दिशा में बली होता है? दक्षिण दिशा में पूजे। दक्षिण दिशा में।
तो अगर मंगल आपका दक्षिण दिशा में बैठा है, अर्थात 10वें भाव में बैठा है, 9, 10, 11 में बैठा है, तो आपके पास बहुत सुंदर और अच्छी संपत्ति होंगी और अधिक से अधिक होंगी। लेकिन इस समय ज्योतिष की कुछ बातें हैं, ये नहीं कि मैंने कह दिया दसम में है तो, और नहीं साहब पंडित जी हमारे तो दसम में बैठा हुआ है, लेकिन हमारे को तो ऐसा नहीं देखने को आया। और एक कहेगा कि हमारे तो चतुर्थ में बैठा है, लेकिन नहीं हमारे पास तो अच्छा मकान है। इसके पीछे आपका ज्योतिष छुपा हुआ है। फिर आपको ज्योतिष में जाना पड़ेगा। ज्योतिष बताएगा कि आप उसका विंशोपक बल देखिए, आप उसका षडबल सिद्धांत देखिए, और तब आपको पता चलेगा कि अर्थात मंगल आपको, क्योंकि मंगल कौन है, मंगल किसका पुत्र है? भूमि का। भूमि का पुत्र है। बिल्कुल ठीक कहा। अगर मंगल अच्छा है, भूमि पुत्र अच्छा है आपकी कुंडली में, तो आपके पास भूमि का सुख उत्तम मिलेगा ही मिलेगा। आपके पास गोल्ड पर्याप्त मात्रा में होगा ही होगा, क्योंकि दो ही स्थिर संपत्ति है आज के समय में, आप जानते हैं, है ना कि नहीं? या तो आपके पास भूमि हो या आपके पास सोना हो। अब तो चांदी भी आ रही है, चांदी भी इतनी महंगी होती जा रही है। तो भूमि का संबंध मंगल से है, क्योंकि वो भूमि सुत है। धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांति समप्रभम कुमारम शक्ति हस्तम तम मंगलम प्रणमाम्यहम्, ऐसी प्रार्थना कही गई है। धरणी गर्भ संभूतम, अर्थात धरणी के गर्भ से उत्पन्न है, विद्युत कांति समप्रभम, जो बिजली की तरह उसकी कांति है, चमक है। धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांति समप्रभम, और कुमारम शक्ति हस्तम च, कुमार है, युवा है, उसके पास शक्ति है। ऐसे मंगल देवता, अगर आपकी कुंडली में ऐसा मंगल है तो आप, और वो भी कहीं ना कहीं दसम भाव के आसपास रिलेट कर रहा है, या कुंडली में बली है, आपके पास निश्चित ही अच्छा भवन का सुख होगा ही होगा। लेकिन अगर मंगल राहु से ग्रसित हो गया है, यदि मंगल शनि से ग्रसित हो गया है, यदि मंगल अस्त हो गया है, यदि मंगल का प्रभाव चतुर्थ भाव के आसपास पहुंच गया है, तो निश्चित ही आपके पास या तो भवन है नहीं, और है तो विवादित है, या कहीं ना कहीं ऐसी समस्या है कि भवन होते ही बीमार हो गए। कुंडली में नीच का मंगल और बल में भी हीन हो जाए, तो व्यक्ति को 4/6 की जो आवश्यक जगह होती है वो भी नहीं मिलती, कब्रिस्तान पड़ी। ऐसा शास्त्र कहते हैं, मैं नहीं कह रहा, लेकिन मैंने इसको पकड़ा जरूर। जब जब मेरे पास कोई आया, मैंने देखा कि इनके मंगल कुंडली में कमजोर है, नीच है, और वो समस्या वो लेके आया था कि हम पिछले 3 महीने से परेशान। तो मैंने कहा कि पिछले 3 महीने में क्या कोई जमीन आपने अपने नाम से ली, या कोई मकान आपने लिया, या उसमें प्रवेश किया? तो कबूल गए कि हाँ, वो जब से उसमें प्रवेश किया तब से ही बीमार है, तब से ही परेशान। उसका सॉल्यूशन बताया कि आप ये सॉल्यूशन करिए, और करते ही वो ठीक भी हो गए। तो ज्योतिष या वास्तु या हस्तरेखा, हम जो भी कुछ पढ़ते हैं, वो अनुभव की विद्या भी है, और उसको आपको कोई अनुभवी ही बता सकता है, जो कि शायद आपको मेरे पास से मिल जाए। 1986 से मैं इस काम को कर रहा हूं। कर्मकांड विद्या के साथ ज्योतिष, जय गणपति ज्योतिष संस्थान की स्थापना 1986 में मेरे द्वारा की गई, और सन 2013 में हमने ग्वालियर में आईकास चैप्टर को प्रारंभ किया। नोएडा चैप्टर के माध्यम से यहां पर इस चैप्टर को प्रारंभ किया गया। श्री प्रदीप चतुर्वेदी जी वाइस प्रेसिडेंट और उनके सभी साथीगण, उन्होंने आकर के यहाँ पर इसको स्टेब्लिश किया। आज हमारी बहुत सारी फैकल्टीज हैं जो इसमें लगे हुए हैं, अपना पूर्ण समर्पण दे रहे हैं, पूरा समय दे रहे हैं। और वो सब फैकल्टी कहीं बाहर से नहीं आई, वो सब हमारे ग्वालियर चैप्टर से पढ़ने के बाद ही ग्वालियर चैप्टर में ही समाहित हो गई। उनका एक ही संकल्प रहा कि ग्वालियर चैप्टर ने हमको
इतनी अच्छी विद्या दी है, अच्छा ज्ञान दिया है और हमें उन लोगों से बचाया है जो कि हमें किसी ना किसी प्रकार से भ्रमित करते थे, परेशान करते थे या हम परेशान थे। आज यहाँ आकर के हमें एक सही मार्गदर्शन मिला है और हम भी अब लोगों को अच्छे मार्गदर्शन के लिए काम करेंगे। तो वो भी समाज के कल्याण की दिशा में काम कर रहे हैं। तो वास्तु हमारे जीवन में इतनी बातें लेके आता है। अब मैं आपको इसके पाठ्यक्रम के बारे में बता देता हूं कि ये जो पाठ्यक्रम है वो क्या है। इसका पाठ्यक्रम सबसे पहले हम ज्योतिष प्रवीण और फिर उसके बाद ज्योतिष विशारद करेंगे। ज्योतिष प्रवीण का जो पाठ्यक्रम है सबसे पहले जब आप ज्योतिष प्रवीण पढ़ते हैं तो उसमें जो सिलेबस है हमारा आईकास के द्वारा प्रतिपादित और सर्टिफाइड, वहां से ही आपको हम ये उनके कोर्स के आधार पर ही हम आपको पढ़ाएंगे। जो कोर्स में सिलेबस के अकॉर्डिंग इसमें हमारे 2 पेपर होंगे वास्तु प्रवीणा में और 2 पेपरों में भी 2-2 खंड होंगे। तो हम वास्तु प्रवीण प्रथम पाठ्यक्रम के आईकास सिलेबस में भाग 1 पर बात कर रहे हैं। यहाँ पर वास्तु का परिचय, जैसा कि मैंने भी बताया था कि एक विशाल प्राणी हुआ था और वास्तु क्या है, तो जो हमारा जीवों का जीने का रहने का स्थान, सुंदर भवन और वस्तु रखने का स्थान, दिशाओं के अनुकूल, वातावरण के अनुकूल, पंचतत्वों के अनुकूल। तो ये वास्तु की परिभाषा। अब वास्तु की परिभाषा को विभिन्न शास्त्रों में मय मतम में अलग कहा गया है, विश्वकर्मा में अलग कहा गया है, सम्रांगण सूत्र में अलग कहा गया है। तो उन सबको भी हम वास्तु की परिभाषाओं को समझेंगे, वास्तु की उत्पत्ति और इसमें शिव शक्ति का सिद्धांत। शिव शक्ति का सिद्धांत यानी हमारा जो कुंडली, जो लोग जानते हैं कुंडली के बारे में, वो कुंडली बताती है कि आपका जो पुरुष कुंडली है वो आपकी 1-5-9 है। तो वही आपकी जो स्त्री कुंडली है, जो शक्ति की कुंडली है, वो 3-7-11 है। तो आप एक ट्रेंगल बनाइए 1-5-9 का और उसी के ऊपर बना दीजिए 3-7-11 का, तो आपका एक षटकोण बन जाएगा और इस षटकोण है शिव शक्ति। इसको हम पढ़ेंगे और इसके माध्यम से हम जानेंगे कि हमारे को शिव शक्ति वाली ऊर्जा कुंडली में और वास्तु में कैसे प्राप्त होती है। भूखंड में, हमारी पृथ्वी पर जो भूखंड है उसमें शिव शक्ति का प्रतिनिधित्व कैसे होगा, जो अघोरेभ्यो घोरेभ्यो घोर घोर तरेभ्यः ऐसे मंत्रों के माध्यम से, और वामदेवाय नमः, ये बहुत सारे ऐसे शिव के जो नाम है वो सब दिशाओं से जुड़े हुए हैं। हर दिशा का शिव का एक नाम है और उससे वहां से वो ऊर्जा देते हैं। वास्तु का विकास कैसे कैसे हुआ, उसका इतिहास आगे कैसे बढ़े, वास्तु के जो घटक है हमारे, जो जैसा कि कहते हैं कि 18 हमारे वो होते हैं प्रवर्तक, उनमें से हम वास्तु के जो प्रवर्तक हैं जिन्होंने वास्तु को आगे लाए। प्राचीन ग्रंथों की बात करेंगे हम, जो हमारे प्राचीन ग्रंथ है उसमें हमारा मय मतम जो रावण के नाना जी का वो द्वारा है उसको हम पढ़ेंगे। उसके मतलब हमारे पास जो वास्तु चिंतामणि है उसमें सबका सार है, लेकिन अगर हम चाहें तो अलग से मय मतम भी ले सकते हैं। सम्रांगण सूत्रधार, ये हमारा वास्तु का बहुत विस्तृत शास्त्र है। विश्वकर्मा प्रकाश विश्वकर्मा जी का है। पुराण और उपनिषदों की बात, जैसा कि मैंने कहा कि जब आप वास्तु पढ़ते हैं तो आपको वेदों का, पुराणों का, उपनिषदों का भी सहारा लेना होता है। जब तक आप उसे गहराई से नहीं जानेंगे, अंदर तक नहीं जाएंगे, तो आपको पता नहीं चलेगा। और 18 जो हमारे आचार्य प्रवर्तक है उनका वास्तु में क्या योगदान रहा होगा उसे भी हम समझेंगे। हमारा विषय चौथा जो हमारा यूनिट होगा वो वास्तु पुरुष की बात होगी। 5वें में वास्तु पुरुष की आधुनिक व्याख्या, आज के समय में वास्तु पुरुष की क्या व्याख्या है, जो हमारे पुरातन जो थी वो। और इसमें छठी जो यूनिट है उसमें पंच महाभूतों का तत्व परिचय, यानी अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, आकाश, ये 5 तत्व है क्या, किस प्रकार से हमको प्रभावित करते हैं और वास्तु के अंदर आकर के हमें कैसे प्रभावित करते हैं, इस चीज को भी हम यहाँ जानेंगे। फिर मैंने जो शुरुआत में कहा था कि पद और देवता, यानी कि जो हमने एक भूखंड यहाँ पर बनाया, इसके अंदर 81 पद बनाए, तो ऐसे 81 पद भी होते हैं, 64 पद भी होते हैं, जैसे पद प्रणाली आपके सामने, ऐसे 32 पद भी होते हैं, 100 पद भी होते हैं, 200 पद भी होते हैं। रावण संहिता में मैंने उसके बहुत सारे
पदों की व्याख्या दी, क्योंकि ग्रामीण संहिता में भी वास्तु का बहुत सारा वृत्तांत है। और इसके बाद वास्तु के जो देवता, जो हमारे 45 डेटीज हैं, देवता हैं, उनके परिचय को भी प्राप्त करेंगे कि हर एक का नेचर क्या है, स्वभाव क्या है। जैसे मैंने अभी सिखी के बारे में थोड़ी सी बात कही थी, ऐसे ही पूरे 45 देवताओं के बारे में हम जब जान लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि उस वास्तु के देवता का नेचर कैसा है। पौराणिक पृष्ठभूमि और पुराणों में उनकी वास्तु देवताओं की जो आधुनिक विषय के आधार पर और पौराणिक दृष्टि से वो कौन थे, क्या थे। तो 81 पद के वास्तु का जो निघंटु का महत्व है वो हमें देखना है। और इसके बाद पेपर जो फर्स्ट है वो उसका फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट समाप्त हो जाता है। पेपर फर्स्ट का सेकेंड पार्ट यहाँ चालू होता है, वास्तु के मूल तत्व। यानी उसके मूल तत्व क्या है, वास्तु में ऊर्जा की संरचना कैसे होगी, ऊर्जा संरचना का आधार क्या है, और तत्व के आधार पर भूमि का विभाजन कैसे होगा। तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं जैसे अग्नि पृथ्वी वायु। इसके साथ साथ एक और तरीका है, जैसे ब्राह्मण भूमि, क्षत्रिय भूमि, वैश्य भूमि, शूद्र भूमि, है ना। कभी कहीं कहीं आपको काली मिट्टी मिल रही है, कहीं आपको पीली मिट्टी मिल रही है, कहीं आपको सफेद मिट्टी मिल रही है, तो लाल मिट्टी मिल रही है। तो ये क्या है, ये वहां पर तो ये भूमि का आधार, यानी किसी किसी भूमि में आपको तो ये दिशाओं का निर्धारण, यानी आप वहां पर कंपास कैसे लगाएंगे, कंपास के माध्यम से उसका दिशाओं का निर्धारण कैसे करेंगे, गूगल मैप के माध्यम से, आधुनिक विधि से, मैग्नेटिक कंपास से हम कैसे उसको देख सकते हैं, उसके बारे में हम जानेंगे। दिशाओं के अधिपति ग्रह एवं देवता, जो हमारी दिशाएं हैं उनके स्वामी ग्रह, जैसे मैंने बोला पूरब के सूर्य चंद्र। अब उनको हम विस्तार से जानेंगे कि क्या है, और ग्रह और फिर देवता। देखिए सूर्य तो है ही, लेकिन पूर्व में और देवता कौन है, कुल पता चला कि पूर्व में देवता जो है वो इंद्र है, उत्तर का जो देवता है वो वरुण है। यानी हम दिशाओं के साथ, ग्रहों के साथ साथ देवताओं की बात भी करेंगे। फिर शिव श्लोकों से संबंध, दिशाओं में स्थित वास्तु पुरुष के अंग, जो मैंने बताया था कि जो वो वहां लेटा हुआ है तो उसका सिर ईशान में है और पैर जो है उसके नैऋत्य में है, तो उसके अंगों के आधार पर भी हम बात करेंगे। दिशाओं में निहित ऊर्जा, आधुनिक व्याख्या, आज के समय में उसकी क्या व्याख्या है। तो हमारा पेपर पूरा, पहला पेपर यहाँ कंप्लीट हो जाएगा। और इसके बाद हमारा पार्ट 1 पार्ट 2 के साथ पहला पेपर समाप्त होता है। दूसरे पेपर की बात करते हैं वास्तु के, जो दूसरा पेपर है उसमें सबसे पहले भूमि चयन, कौन सी भूमि हमारे लिए अनुकूल है। और भूमि चयन में हम कांकड़ी विचार करेंगे, क्या वो आपके नाम के अनुसार वो भूमि आपको सूट करती है, नगर आपके लिए लाभदायक है या आप नगर के लिए लाभदायक है। तो जहां आप रह रहे हैं वो आपके नाम से, आपका उसका आय व्यय सिद्धांत क्या है, तो वह उसमें रह करके आप घाटे में तो नहीं जा रहे। आपको मालूम पड़ा कि जिस दिन से आप उस नगर में आए हो आपको ऋण होता जा रहा है, और पता चला कि उस नगर में आने के बाद आपने भवन अपना बनाया है, तब से आप ऋण से मुक्त होते जा रहे हो, ऋण होते जा रहे हो। तो ये कहीं ना कहीं आपके वास्तु के ऊपर भी, वास्तु भी इसमें बहुत बड़ा काम करता है कि आपको बताएगा कि कौन सा नगर आपको फलीभूत होता है और कहाँ आपको रहना चाहिए, कौन सी दिशा में रहना चाहिए उस नगर के अंदर। आप अगर किसी नगर में रहे तो वहां पूरब में, पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में कहाँ रहना चाहिए, ये भी आपके लिए बताएंगे। भूमि परीक्षा, भूमि का अच्छे से परीक्षण कैसे किया जाए, उसके अंदर हड्डी निकलती है, मिट्टी निकलती है, तमाम ऐसी चीजें निकलती है, तो वो भूमि हमारे लिए कैसी है। भूमि का वर्गीकरण, उसके ढलान, अगर वो पूरब की ओर उसका ढाल है कि दक्षिण की ओर ढाल है, नैऋत्य में ढाल है, ईशान में ढाल है, कौन सा वाला शुभ है, कौन सा शुभ नहीं है। आकार, किसी वर्गाकार भूमि और ट्रेंगल भूमि, षटकोण भूमि, तो इन भूमियों के आधार को, आकार को देखेंगे। टी पॉइंट, डेड एंड, मतलब जो कहीं ना कहीं वो टी पॉइंट या रास्ते हैं, शुभ अशुभ आकार, फल का आधार, विस्तार और कटाव, मतलब किसी किसी कोने का विस्तार हो गया है, वो बढ़ गया है, किसी का ईशान बढ़ गया, किसी का नैऋत्य बढ़ गया, अग्निकोण बढ़ गया, और किसी किसी का अग्निकोण कट गया, ईशान कोण कट गया। तो इसके क्या वो है, कैसे देखा जाए और उनके रिजल्ट्स क्या आएंगे। वीतिशूल, आपके घर के पास जो रास्ते हैं वो कैसे बने हुए हैं, और उन रास्ते के प्रभाव आपके वास्तु पुरुष के आधार पर आपके घर में कैसे आ रहे हैं। शल्य, मैंने बताया था कि उसके अंदर जो निकल रहे हैं, गाय की हड्डी है, कुत्ते की हड्डी है, गोबर, गधे की हड्डी, क्या है क्या नहीं है, उस शल्य परिणाम भी देखे जाएंगे। और शल्य निकलता है तो हम उससे उसकी शुद्धि कैसे करेंगे, उस जब आप कोई प्लॉट पे बनाएंगे तो ऐसी चीजें मिलेंगी। ज्योतिष का और वास्तु का आधार क्या है, वास्तु से ज्योतिष का क्या संबंध, जैसे मैंने अभी आपको छोटे से पॉइंट दिए थे, अभी जब हम बात करेंगे तो उसमें और गहराई से वास्तु के साथ जोड़ेंगे।
वास्तु से संबंधित कुंडली, कुंडली में वास्तु कैसे देखें, वास्तु में ग्रहों के संकेत, यानी आपकी कुंडली में वास्तु क्या बता रहा है और आपकी ग्रह से भी आप पता कर सकते हैं कि आपका वास्तु या आपकी कुंडली में कहीं ना कहीं ये ग्रह वीक होगा या बहुत अच्छा होगा। इसी सेकंड पेपर का पार्ट 2 हम यहाँ पर जानेंगे कि वास्तु के मूल नियोजन में, कि वास्तु का नियोजन जैसे क्रिया केंद्रों की स्थापना, क्रिया केंद्रों का ज्योतिषीय आधार, गलत स्थापना यानी कौन सा रूम, कौन सा कमरा हमारा कहाँ होना चाहिए, जल का भंडारण, हमें जल कहाँ रखना चाहिए, जल के लिए शुभ दिशाएं कौन सी हैं, और विभिन्न दिशाओं एवं कोणों में जल के परिणाम क्या है, ये भी हमें जानेंगे। और भूमिगत यानी हम नीचे जो टैंक बनाते हैं जल के, उसका नियम क्या है, और हम मकान के ऊपर जो पानी रखते हैं वो कौन सी दिशा में रखें, उसका नियम क्या है, ये भी हम इस में पढ़ेंगे वास्तु प्रवीणा में। बेसमेंट का आधार, यानी आप तलघर बना रहे हैं तो वो आपको किस साइड बनाना चाहिए, आपको ईशान में बनाना चाहिए या नैऋत्य में बनाना चाहिए, वायव्य में बनाना चाहिए, उसका आधार क्या है, बेसमेंट कहाँ शुभ होगा, कहाँ शुभ होगा। अगर आपने गलत जगह बेसमेंट बना लिया है तो भी भवन के अंदर बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं। सीढ़ियों के नियम, जब हम अपने घर में सीढ़ियां बनाएंगे तो वो कितनी होनी चाहिए, सम होना चाहिए, विषम होनी चाहिए, और राइट टू लेफ्ट होना चाहिए या लेफ्ट टू राइट होना चाहिए, और उनकी जो पद संख्या है वो, मतलब बहुत सारे सीढ़ियों के नियम है, कितने प्रकार की सीढ़ियां हो सकती है, वो इन पे भी हम बात करेंगे। तो इस प्रकार से इंडियन काउंसिल ऑफ एस्ट्रोलॉजिकल का जो हमारा आईकास का वास्तु प्रवीण का जो कोर्स था वो यहाँ पर बताया। अब मैं आपको बताऊंगा वास्तु आचार्य के कोर्स के बारे में, क्योंकि हम दोनों की बात कर रहे हैं। बहुत से लोग हमारे अभी आचार्य में आ रहे हैं, बहुत से लोग ऐसे होंगे कि दूसरे चैप्टर्स में वास्तु प्रवीण कर चुके हैं और उन्हें लगता है कि हम ग्वालियर में वास्तु आचार्य करना चाहते हैं, तो उनका स्वागत है, वेलकम। तो मैं सभी को आईकास का वास्तु आचार्य का कोर्स भी बता रहा हूँ। ये एडवांस कोर्स है, इसमें उन्नत योजना यानी उसकी एडवांस प्लानिंग हम कैसे करें। जो मैं अभी आपको द्वार की बात कर रहा था, द्वार संयोजन की, तो वो मुख्य द्वार यानी कि हमारा मुख्य द्वार कहाँ होना चाहिए, और मुख्य द्वार का हमारा जो थंब रूल क्या है, थंब रूल जानेंगे उसका, कि एक्चुअल में इस ये पॉइंट तो उसका मतलब परमानेंट फिक्स है ही, वो थंब रूल है। तो वो फिर द्वार के देवताओं को जानेंगे, जैसे मैंने कहा था रोग शोक आदि बहुत सारे देवता होते हैं, उनका जानना बहुत जरूरी है। तो उस जगह से अगर द्वार बनता है तो उसके फल क्या होते हैं, अशुभ होते हैं, शुभ होते हैं, ये हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। और शुभ द्वार का निर्धारण, कि हम कौन सा द्वार बनाए जो हमारे घर के लिए शुभ है, हमारे लिए शुभ है। द्वार वेद, अगर आपने मकान बना दिया है और उसके सामने वेद हो रहा है, खंबा है या पेड़ है या मंदिर है, तो ऐसे द्वार वेद के परिणाम भी होते हैं, उसके कारण भी घर में नेगेटिव एनर्जीज आती है। तो उससे भी बचने के लिए हम वहां द्वार वेद को पहले देखेंगे और उससे बचने के उपाय क्या है, कैसे हम उनसे बच सकते हैं। वास्तु आचार्य का जो प्रथम पेपर का दूसरा यूनिट है वो है ब्रह्म स्थान और मर्म स्थान। जैसा मैंने बोला अभी यहाँ पर जो हमने 81 पद का वास्तु बनाया, इसके अंदर अंदर जो 9 खंड है हमारे, वो ब्रह्म स्थान है, और इसके अंदर एक मर्म स्थान भी है। मर्म स्थान जो होते हैं बहुत सेंसिटिव पॉइंट होते हैं, जैसे आपकी आंखें हैं, नाक है, कान है, गला है, श्वास है और जनेंद्रियां हैं। इन स्थानों पर यदि कोई भी किसी भी प्रकार का दबाव पड़ता है आपके ऊपर, तो आपको तुरंत पीड़ा होती है। तो ऐसे ही वास्तु पुरुष के जो जो अंग हैं, वो मर्म स्थान वाले जो अंग हैं, वहां यदि आपने कोई पिलर बना दिया, कोई आपने खंता लगा दिया, मतलब कुछ ऐसी कुछ चीज लगा दी जो मर्म स्थान के आधार पर वास्तु पुरुष को डिस्टर्ब कर रही है, तो निश्चित ही घर के अंदर बहुत ज्यादा वो पीड़ा को उत्पन्न करेगा। क्योंकि पीड़ित वो हो रहा है, वो पीड़ित हो रहा है, तो कह तो सकता नहीं। जैसे पितृलोक आप देखते होंगे, कभी किसी कोई कहे पितृदोष है, पितृदोष, तो पितृलोक किसी से कहते तो है नहीं, लेकिन घर के लोगों को इस प्रकार का डिस्टर्ब कर देते हैं कि लोग अपने आप किसी ज्योतिष पंडित या किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाकर के पता करते हैं कि क्या कारण है, क्या कारण है, तो वो कहता है आपके पितृ रूठे हुए हैं, लेकिन पता नहीं कर पाते कि पितृ रूठे हैं तो कैसे शांत होंगे और क्यों रूठे हुए हैं। ऐसे ही मर्म स्थान की बात होगी, मर्म स्थान में भी पिशाच बिंदुओं की बात होगी कि वो किस प्रकार से रूठ गए हैं, और अगर उनको शांत करना है, उनको सही करना है, तो वहां से कौन सा पिलर है जो डिस्टर्ब कर रहा है, उसको हटाना है। उसके गणितीय साधन विधि भी होती है, जिससे हम थोड़ा सा वहां पर पॉइंट टू पॉइंट जाकर के कि हम कितने बाई कितने स्क्वायर का वो स्थान है, उसमें से कौन सा जो पद है उसमें भी कितने कितने सेंटीमीटर या इंची का जो स्थान है जो डिस्टर्ब हो गया है, जिसको हमें वहां से मर्म स्थान को सही करना चाहिए। ब्रह्म स्थान की गणना, तो ब्रह्म स्थान के लिए गणना के लिए मैंने बताया, कोई हम फिर वही कैलकुलेशन करेंगे कि ब्रह्म स्थान कितने बाई कितने में आ रहा है, और उसका नियम उल्लंघन तो नहीं हो रहा। अगर उसका नियम उल्लंघन हो रहा है तो उसके परिणाम क्या होंगे, ये भी हमें इसमें जानने को मिलेगा।
फिर हमारे घर के अंदर जो 16 प्रकोष्ठों का भवन कहा गया है, तो उन 16 प्रकोष्ठों की बनावट कैसी होनी चाहिए, वास्तु के नियम के अनुसार कौन से प्रकोष्ठ को कहाँ बनाना चाहिए, तो हम इसमें देखेंगे आपका बेडरूम शयन कक्ष कहाँ होना चाहिए, आपका ड्राइंग रूम बैठक कहाँ होनी चाहिए, आपका पूजन का जगह कौन सी होना चाहिए, आपका रसोई का नियम क्या है, घर में शौचालय का नियम क्या है, और शौचालय घर में होना भी चाहिए कि नहीं। क्या पुराने शास्त्रों में शौचालय था? तो बात आएगी पुराने शास्त्रों में तो शौचालय नहीं था, लेकिन आधुनिक काल में शौचालय की आवश्यकता बन गई है, बल्कि ऐसी आवश्यकता बन गई कि प्रत्येक प्रकोष्ठ के साथ एक शौचालय होता है। तो उस नियम को हम इसमें कैसे अप्लाई करेंगे आधुनिक के हिसाब से, तो कहीं ना कहीं हमें आधुनिक वास्तु को भी अपनाना होगा, क्योंकि ये चीजें बहुत सी चीजें पहले नहीं दर्शाई गई थी, लेकिन आज उनका महत्व आज की, क्योंकि कहते हैं हमारे ज्योतिष में जैसे एक पॉइंट आता है देश काल पात्र, तो देश काल पात्र के अनुसार जब हम उस बात को समझते हैं, तो यहाँ पर भी हमें उसे देश काल पात्र के अनुसार शौचालय की विषय उसको समझना पड़ेगा कि वो आवश्यक है, लेकिन अब उसको बनाना आवश्यक है, तो कैसे बनाएंगे जिससे कि घर के अंदर निगेटिविटी ना आए। रंग और फर्नीचर, घर में फर्नीचर कहाँ लगाएं, कौन सा लगाएं, कैसा लगाएं, उसके रंग रंग कौन से हों, किस दिशा में किस दीवार पर कौन सा रंग करें, जैसा कि आजकल आप देखते भी होंगे कोई लोग किसी दीवार को लाल कर देते हैं गहरी, किसी को नीली कर देते हैं, किसी को काली कर देते हैं, तो ये कोई कारण है, वो कारण ऐसा ही नहीं है। कुछ लोग तो देखा देखी कर देते हैं, अरे यार उनके यहाँ 4 दीवारें थी तो 4 में से 3 दीवारों का ऐसा कलर था, 2 का ऐसा था, अपन भी ऐसा करा देते हैं, लेकिन एक्चुअल में उन्होंने तो किसी वास्तुविद से पूछ के कराया था, और दूसरे लोगों ने होड़ में करा लिया, और जिस दिन से कराया उस दिन से परेशान हो गए। परेशान क्यों हो गए? क्योंकि उन्हें यही नहीं मालूम था कि कौन सा रंग हमारे घर में किस जगह पर आना चाहिए। तो ये रंगों का निर्धारण, फर्नीचर का निर्धारण, ये हम बात करेंगे। गलत स्थान के परिणाम, रसोई और रोग। जब अपने किचन गलत हो गया है तो उससे कौन सी बीमारी आ सकती है? शौचालय, शयन कक्ष, भोजन कक्ष, इनके गलत निर्माण होने से, गलत उपयोग होने से क्या क्या परेशानियां हमारे जीवन में आ सकती है, इनको भोजन कक्ष, इसके बारे में जानेंगे। अब हमारा पेपर 1 का ही पार्ट 2 है, इसी के अंदर मुहूर्त का पार्ट। तो हम जब भवन बना लेते हैं एक अच्छा सा सुंदर भवन वास्तु के अनुरूप, तो उसमें बात आएगी कि उसमें उसको बना, सबसे पहले तो उसको बनाने के लिए भूखंड के लिए शिलान्यास का मुहूर्त कैसे होगा, और भूमि चयन, भूमि शयन, जब हम कुछ कई बार क्या होता है भूमि सो रही होती है, सुप्त अवस्था में होती है, और उस समय हम उसे खोद देते हैं, तो भूमि का खनन जब हम इस प्रकार से गलत समय पे कर देते हैं तो वो रुष्ट हो जाती है। उससे मैंने तो इस परिणाम को बिल्कुल देखा था। मेरे सामने की एक बात थी कि गृह स्वामी की मृत्यु 8 दिन के अंदर हो गई, क्योंकि उस समय भूमि सुप्त अवस्था में थी। और ये बात मेरे जीवन की कम से कम 20 साल पुरानी बात है कि किसी ने किसी को मुहूर्त बता दिया, और उन्होंने उस मुहूर्त में भूमि पूजन करा लिया, और 8 दिन बाद पता चला कि वो व्यक्ति नहीं रहे। तो बातचीत चल रही थी कि बोले अभी तो उन्होंने एक प्लाट लिया था और उसकी 8 दिन पहले भूमि पूजन कराया था और वो बनवा रहे थे। तो मेरा ध्यान गया, मैंने कहा क्या हुआ है, वास्तु में तो मैंने पढ़ा है कि भूमि समन शयन का मृत्यु तुल्य कष्ट होता है, और देखा तो वास्तव में वहां पर भूमि शयन था। और भूमि शयन कैसे होता है? जो आपके सूर्य के नक्षत्र से मूर्त के नक्षत्र तक गणना करके कुछ नियम होते हैं, वो हम आपको बताएंगे। गृह निर्माण के मुहूर्त, अगर गलत ग्रह समय में मुहूर्त निर्माण कर दिए, तो ऐसे भवन भी मेरे पास आए कि वो पहले मकान बनाने का चालू किया, 3 महीने काम चला बंद हो गया, फिर 4 महीने काम चला बंद हो गया। तो ऐसे कुछ लोगों के थे, लेकिन जब मैंने उनको दूसरा मुहूर्त दिया तो अब भवन निर्माण होकर के तैयार हो गया। तो मैंने कहा कि कहीं ना कहीं आपने जब मुहूर्त किया होगा तो या तो आपसे मुहूर्त का उल्लंघन हो गया, कि जो कहा गया होगा इस वजह से इतने बजे से इतने बजे के बीच में कर लीजिए, आपने आगे पीछे कर दिया होगा, या उसका समय कुछ ना कुछ मतलब कुछ डिस्टर्ब तो हुआ है। इंदौर में मेरे बहुत बड़े मतलब जी समझ लीजिए 1 क्लास अधिकारी है गवर्नमेंट में, और उनका मकान का किसी ने पूजन करा दिया था, तो मेरे पास बहुत दिनों बाद संपर्क में आए, बोले पंडित जी ऐसे ऐसे हमारा वो भवन है, और हमने 4 साल 5 पहले उसको निर्माण किया था, लेकिन रुक गया है, वो हो नहीं रहा है। तो मैंने कहा 4 साल से आपने उसमें, बोले अभी कुछ करा नहीं पाए और वो हो ही नहीं पा रहा है। तो मैंने कहा आप उसके लिए एक अच्छा मुहूर्त मैं आपको दूंगा, उस मुहूर्त में उसकी शुरुआत कीजिए, आपका मकान 6 महीने के अंदर बन जाएगा। और उन्होंने किया, और 6 महीने के अंदर भवन बन के बढ़िया रेडी हो गया, और वो उसके अंदर प्रवेश भी कर गए। तो ऐसे होते हैं हमारे अशुभ परिणाम, इसलिए मुहूर्त की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। राहु पृष्ठ, यानी कि जब आप नींव रखने जा रहे हैं तो उस समय खात का विचार करें कि उसमें राहु का मुख है कि पुक्ष है। ऐसा राहु का शरीर तो नहीं आ रहा, राहु मतलब
आप राहु को एक सर्पाकृति के रूप में देखेंगे कि उस अंग पर वो भूमि तो नहीं आ रही जहां पर आप खनन करने जा रहे हैं, तो हमको राहु पृष्ठ विचार करते हुए नींव की स्थापना करनी होती है। तो इसका नियम भी हम समझेंगे। द्वार की स्थापना, द्वार कैसे बनेगा, निर्माण के विभिन्न चरणों का अनुष्ठान, गृह प्रवेश, और गृह प्रवेश के मुहूर्त की बात करेंगे कि गृह प्रवेश कौन से मुहूर्त में करना चाहिए, वहां पर भी हम वृषभ चक्र शुद्धि, कलश चक्र शुद्धि, इनका नियम देखेंगे। और वास्तु में पशु पक्षी और वृक्ष, ये बहुत अच्छी बात है कि आपके घर में पहले तो लोग पशु पालते थे, पक्षी भी रखते थे, वृक्ष भी लगाते थे। आजकल ये सब हो नहीं रहा, आजकल ये सब चित्र के रूप में हो रहा है, आप देख रहे होंगे। तो आपको कौन से पक्षियों के चित्र लगाने चाहिए, कौन से वृक्षों के चित्र लगाने चाहिए, या आसपास कौन से वृक्ष लगाने चाहिए, कौन से पशुओं के चित्र आपको कौन से दीवार पर लगाना चाहिए, घोड़ा किस दीवार पर लगाना चाहिए, ये सब चीजें भी आपको उसमें पता ही चलेगी। और वास्तु एवं स्वास्थ्य, यानी वास्तु जब आप बात कर रहे हैं तो उसके अंदर स्वास्थ्य का क्या महत्व है, यानी स्वास्थ्य माने हमारा जो सतिया, आपने देखा होगा कल हमारी नीलम जी एक लेक्चर दे रही थी, उसमें उन्होंने उसका महत्व भी बताया था। तो वास्तु और स्वास्थ्य, इसका भी बहुत ज्यादा गहरा संबंध है, जो कि आपकी बहुत सारी नेगेटिविटी को दूर करता है। वास्तु का गीता से क्या संबंध है? क्षीर सागर में हमारे जो 14 रत्न उत्पन्न हुए हैं, लक्ष्मी जी भी वहीं से निकली है, शंख भी वहीं से निकला है, बाज पे जो आपका घोड़ा है वो भी वहीं से निकला है, गज भी वहां से निकला है, शुरा भी निकली है, सोम भी निकला है ना, और आपकी अप्सरा भी निकली है। तो बहुत सारे वो निकले हुए 14 रत्न निकले हुए हैं। तो वो 14 रत्न वास्तु पुरुष के अनुसार हमारे भवन में किस दिशा में कौन है, और उसके अनुसार हमारा अगर हम रहन सहन की व्यवस्था बनाएंगे तो हमारे लिए कितने फायदे हो सकते हैं। लेकिन अगर उनके नेगेटिव बना लिए तो हमको कितने नुकसान हो सकते हैं, ये भी हमें क्षीर सागर के 14 रत्नों के माध्यम से पता चलेगा। पेपर सेकंड का जो फर्स्ट पार्ट है, वास्तु दोष एवं उसमें सुधार, जो आप वास्तु दोष निकले हैं उसके अंदर सुधार कैसे कर सकते हैं, और वास्तु दोष का समाधान क्या है, जो विस्तार हो गया है या कम कटाव हो गया है भवन में उसको कैसे जानेंगे, द्वार योजना कैसे बनाएंगे, जल स्रोत जो हमने जल हमारे यहाँ आ रहा है इकट्ठा हो रहा है तो उसको कैसे ठीक करेंगे, ब्रह्म और मर्म स्थान में यदि कोई दोष है तो उसे ठीक कैसे करेंगे, और भवन के जो अन्य दोष होते हैं, जो जिसमें कहते हैं कि ब्रह्म स्थान ब्रह्म स्थान के बाद कमरों का वितरण, शयन बैठने की मुद्रा, यानी कहाँ कौन सा कमरा होना चाहिए, वहां पर सोने का कौन सा होना चाहिए, बैठने का, और शयन और बैठने की मुद्राएं कौन सी होनी चाहिए। भवन के अन्य दो भी जो विषय दोष है वो उनको देखेंगे। समय के साथ साथ वास्तु में जो परिवर्तन हो रहा है, ये बहुत बड़ा अच्छा टॉपिक आएगा आगे, वास्तु में परिवर्तन, यानी कि कुछ 50 साल पहले एक मकान था, उसमें बहुत ज्यादा लोग अच्छे से खुशहाल रहते थे, और 50 साल बाद उसी मकान में निगेटिविटी आ गई। क्यों आ गई, इसका कारण क्या है, या 10 साल बाद ही आ गई, 5 साल बाद ही आ गई। तो आपको एक छोटा सा उदाहरण दे देंगे कि आपने कभी किसी खुले स्थान पर एक मकान बनाया और आपके चारों तरफ कोई मकान, तो आपकी चारों तरफ से दिशाएं खुली थी, चारों तरफ की दिशाओं की बराबर ऊर्जा थी, लेकिन किसी ने आकर के अगर उत्तर पूर्व में मकान बना लिए तो आपके मकान में निगेटिविटी बढ़ गई, क्योंकि आपका वास्तु कहता है कि आपका उत्तर पूर्व खुला होना चाहिए, और अगर भरा जाए तो पहले आपको दक्षिण पश्चिम को भरना चाहिए, उसके बाद उत्तर पूर्व भरा जाए। तो क्योंकि दक्षिण पश्चिम भारी हो और उत्तर पूर्व हल्का हो, ये वास्तु का नियम। लेकिन यहाँ क्या हो गया, दक्षिण पश्चिम में निर्माण हो गए और उत्तर पूर्व में नहीं, उत्तर पूर्व में निर्माण हो गए और दक्षिण पश्चिम में नहीं हुए, तो उस जगह की ओरा जो है वो, तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो हम इसमें पढ़ेंगे। पड़ोसी भूमि, आपके आस पास की भूमि का क्या प्रभाव आपके घर पर पड़ रहा है। तो वही मैंने कहा कि कभी 1 मंजिल था, फिर 2 मंजिल हो गया, 3 मंजिल हो गया, कभी आपका मकान ऊंचा हो गया, कभी उनका मकान ऊंचा हो गया। इसके प्रभाव, सामान्य फर्नीचर व्यवस्था, घर में चित्र, तस्वीरें, रंग, ये भी हम इसमें वास्तु आचार में पढ़ेंगे। और वास्तु आचार में हम पढ़ेंगे वास्तु का व्यवहारिक उपयोग, व्यवहारिक रूप से हम वास्तु को कैसे उपयोग में ला सकते हैं। ऐतिहासिक स्मारक हमारे जैसे जितने भी किले वगैरह बने हैं, जो हमारा फतेहपुर सीकरी है, जयपुर के हवा महल है, और हमारी संसद है, हमारा राष्ट्रपति भवन है, ऐसे बहुत सारी स्मारक हैं, उनके ऊपर हम वास्तु का अध्ययन कर सकते हैं और कुछ करेंगे, और कुछ फिर आप लोगों को भी करना चाहिए। फिर प्रैक्टिकल के रूप में आएंगे, साधारण व्यावसायिक प्रतिष्ठान, जो छोटे छोटे प्रतिष्ठान होते हैं वो, और बड़े बड़े जो कारखाने उद्योग होते हैं उनके बारे में बात करेंगे। आवासीय भवनों में व्यवहारिक केस, यानी कोई मकान में रह रहे थे और उनके घर में किसी प्रकार का केस हुआ, तो क्या बोरवेल गलत लग गया या क्या हो गया, तो कोई आपके पास केस है तो उस पर स्टडी कर सकते हैं, हमारे पास जो केस है वो हम बताएंगे।
तो ऐसे केस स्टडी वाला पार्ट भी इसके अंदर है। इसके अंदर पाठ्य पुस्तकों की सूची यह है कि जो कोर्स बुक है वो सबसे पहले वास्तु चिंतामणि है, जिसको आप लेंगे, और वो नवनीत कौशिक जी, श्री ए.वी. शुक्ला जी के व्याख्यानों पर आधारित है। और भी अनुशंसित पुस्तकें हैं, जैसे विश्वकर्मा प्रकाश है, जिसको जो हमारा शास्त्रीय ग्रंथ है। इसके अलावा बृहद संहिता है, वास्तु सौख्यम है, मयमतम है, सम्रांगण सूत्रधार है, और वास्तु विद्या हमारे सतीश शर्मा जी की है। और इस प्रकार से रेवती कुमार जी की भी एक वास्तु पुस्तक है, मेडिकल वास्तु है। तो हम देख रहे हैं कि इस प्रकार से अगर हम इसका अध्ययन करते हैं और इनको उपयोग करते हैं तो निश्चित ही हमारे पास वास्तु का एक अच्छा सा व्यवहारिकता में वर्णन देखने को मिलेगा। तो आप यदि सभी लोग ऐसा मन बना रहे हैं कि आपको वास्तु सीखना है, तो आप आइए ग्वालियर चैप्टर में वास्तु में प्रवेश लीजिए। और जो प्रवेश ले चुके हैं उनके लिए तो स्वागत है ही, क्योंकि हमने आज आपको डेमो के माध्यम से आपके सिलेबस से भी आपको परिचय करा दिया है। तो हम नेक्स्ट क्लास से निश्चित ही आपकी पढ़ाई चालू कर सकेंगे, रनिंग चालू करेंगे। लेकिन जिन लोगों ने ऐसी अपेक्षा थी, जिनको ये जानना था कि वास्तु में कोर्स क्या है, किस प्रकार से हम वास्तु को पढ़ेंगे और वास्तु पढ़ने से हमको क्या फायदे होंगे, तो मुझे लगता है कि मैं आपकी जिज्ञासा को थोड़ा बहुत शांत करने में सक्षम रहा होऊंगा। और यदि फिर भी आपके मन में कोई क्वेश्चन उठ रहा है, कोई प्रश्न उठ रहा है, तो आप मुझे बता सकते हैं अभी, तो मैं आपके समाधान कर सकता हूँ। जय गणपति की मेरी तरफ से जो था मैं आपको परोस चुका हूँ। तो कोई पूछना चाहेंगे कुछ? किसी के मन में कोई जिज्ञासा है? अजय मिश्रा जी मैं देख रहा हूँ, आप अजय मिश्रा जी कृपया अपना परिचय दें और गुरुजी बताएं। हाँ दलजीत सिंह जी, आप कुछ कह रहे हैं क्या? गुरुजी आप पढ़ाएंगे या हाँ कोई अन्य शिक्षक पढ़ाएंगे? हाँ सर, ये पूछना था मेरे को कि अभी जैसे इसमें जो एडमिशन लेंगे तो कौन से कोर्स में एडमिशन ले पाएंगे भी? आपको वास्तु प्रवीण मिलेगा शुरुआत में। अगर आपने वास्तु प्रवीण कर लिया है तो हम वास्तु आचार्य में दे देंगे, नहीं किया नहीं है सर अभी। तो वास्तु प्रवीण में मिलेगा। अच्छा ठीक है जी। अजय मिश्रा जी क्या बोल रहे थे? जय गणपति गुरु जी। जय मेरा गणपति। नाम अजय मिश्रा है। आपका आपके वीडियो ग्रुप ऑन, जी जी खुला है। जी आपके बताइए। ग्रुप के द्वारा मुझे संबंधित जानकारी मिली वास्तु के कोर्स के संबंध में। तो विचार तो मेरा ये था कि पहले ज्योतिष प्रवीण सीखूं और उसके बाद हाँ। फिर वास्तु करूं। नहीं, आप तो एक साथ आपका दोनों कर सकते हैं, क्योंकि ये वीकडे में होता है, वो ज्यादातर सैटरडे संडे होता है। तो आप एक साथ दो कोर्स कर सकते हैं, और दो कोर्स एक साथ करने के कुछ डिस्काउंट्स भी है जो आरती शर्मा आपको बताएंगी, तो आपको वहां फायदा भी मिल जाएगा थोड़ा बहुत। तो आप उनसे बात कर लीजिएगा, और अगर आपका मन बनता है तो बिल्कुल आप वास्तु, क्योंकि देखिए कहते हैं, हम तो हमेशा एक उदाहरण दे देते हैं कि चढ़ी कढ़ैया दो घान और सीख जाए तो पता नहीं चलते। तो अभी आप जब शिक्षा के लिए उतरे ही हैं, तो जब आप ज्योतिष पढ़ रहे हैं तो संग में वास्तु, हस्तरेखा, केपी, नाड़ी, इन सब्जेक्टों को भी एक एक करके प्रत्येक सेमेस्टर में अगर जोड़ते जाते हैं, तो आपके समय का सदुपयोग हो रहा है कि आप 2-3 साल में सारे कोर्स कर रहे हैं। और नहीं तो क्या होगा, पहले 2 साल आप ज्योतिष करेंगे, फिर 1 साल आप हस्तरेखा करेंगे, फिर 1 साल वास्तु करेंगे, फिर 1 साल नाड़ी करेंगे, फिर 1 साल केपी करेंगे। पता चला आप कहोगे कि भैया करते करते तो डॉक्टर से भी ज्यादा पढ़ाई हो गई। तो ये सब एक दूसरे के पूरक है असल में। तो अगर आप इसमें जुड़ रहे हैं तो ये पूरक है ना, तो आप संग में उसको जोड़ के, क्योंकि कुछ चीजें आपकी ज्योतिष की ऑटोमेटिक उसमें आ रही है और कुछ इसकी ज्योतिष में जा रही है, तो कहीं ना कहीं आपको पूरक होने से पढ़ाई कम करनी पड़ेगी और जल्दी समझ में आएगा। तो मैं तो कहता हूँ संघ में जोड़ लीजिए, कोई बुराई नहीं। डीके शर्मा जी, डीके के नाम से मेरे को एक लिंक दिख रहा है, तो डीके जी आप आए और बताएं अपने बारे में। गुरुजी मैं हूँ धर्मेंद्र भारद्वाज, और आपके यहीं से मैंने सारा ज्योतिष प्रवीण, ज्योतिष विशारद, हस्तरेखा और बाकी नाड़ी भी करी है। और अब अच्छा मैं, धर्मेंद्र जी है। हाँ हाँ जी और अब जी, मैं वास्तु के लिए विचार बना रहा आप हूँ। वास्तु में आना चाह रहे हैं, आइए आइए, स्वागत, वेलकम वेलकम, आपका वास्तु में स्वागत है। और हमारा कोई इस प्रकार से है जो, बाकी सब लोगों को मैं जानता हूँ, लेकिन हाँ किसी के मन में कोई क्वेश्चन है, कोई आना चाहता है और कुछ पूछना चाहता है, तो मुझसे अभी क्वेश्चन कर सकते हैं। गुरुजी आप जय गणपति। पढ़ाएंगे या कोई और शिक्षक? वास्तु में ही पढ़ाऊंगा, मैं वास्तु भी पढ़ाऊंगा और ज्योतिष में भी बीच बीच में दखल देता रहूंगा जी,
रूपाली जी कुछ कह रही थी आप? जी, जय गणपति की गुरुजी, सभी को जय गणपति जय की। गणपति। मैंने प्रवीण और विशारद यहीं से किया है। गुरुजी ये पूछना चाह रही थी कि क्लासेस आप ही लेंगे सर वास्तु की? सब लोग यही पूछ देखिए रहे हैं अभी सर। आपसे पहले भी एक क्वेश्चन किसी ने किया था कि आप ही लेंगे। हाँ, वास्तु की क्लास जी मैं ही ले रहा हूँ। पिछले सत्रों जी में सर, मैंने जी ही सर। लिए और अब आगे भी मैं ही लूंगा। हाँ जी सर। सर और ये एक चीज और पूछनी थी कि सर इसका सिलेबस थोड़ा सा आप हमारे को ग्रुप में अवेलेबल करा देंगे सर, और इसकी क्लासेस जो है कब बिल्कुल, से मैंने जो स्टार्ट आज है और सिलेबस दिखाया है सबको वास्तु के ग्रुप में मिलेगा। जी सर। और सर डे मतलब कौन से दिन होंगे, दिन कौन से होंगे सर क्लास के? सोमवार, अच्छा, सो मंडे को? मंडे। आज क्या वार है? आज मंडे ही है सर। हाँ जी। जी वास्तु जी प्रवीण के लिए मंडे रहेगा। जी सर। और सर सर स्ट्रेंथ कितनी है टाइमिंग कम से 8 कम? बजे बाद रहेगी ना? ये कौन बोला है? शिवम मैं जी कह कुछ रहा था बोल रहे हैं सर। टाइमिंग 8 बजे बाद रहेगी। हाँ, 8 बजे। आपको कोई दिक्कत तो नहीं है 8 बजे? नहीं सर, मैं 8 बजे बाद ही चाह रहा था कि साइड पे जाएंगे तो फिर हाँ, घर नहीं आने में नहीं, थोड़ा वास्तु विलम्ब की होगा। क्लास सोमवार रात 8 बजे होगी। ठीक है सर, ठीक है। जी। और किसी ने कुछ पूछा था? अच्छा, एक चीज और पूछना था सर, ये जी। कि जैसे मैं ऑलरेडी आईकास गुड़गांव चैप्टर से और लाइफ मेंबर हूँ आईकास का, तो मुझे हाँ, तो रजिस्टर आपको अभी करना एनरोलमेंट शुल्क पड़ेगा नहीं या? लगेगा। हाँ, नहीं मैं नहीं, वही पूछ एनरोलमेंट रहा था। शुल्क नहीं लगेगा, केवल आपको फीस वास्तु फीस के लिए फीस भरनी होगी, और ग्वालियर का एनरोलमेंट थोड़ा सा चार्ज होता है तो वो लगेगा। वहां ठीक का है नहीं जी, लगेगा, आईकास का। ठीक है, ठीक है। जी। तो वेलकम है आपका सर, और जिनको भी प्रवेश लेना है आप बता दीजिएगा। मेरे नंबर पे भी बता सकते हैं, और आरती शर्मा से भी कांटेक्ट कर सकते हैं, तो वो आपको ग्रुप में ऐड कर देंगी। और मैंने अब जैसे बताया कि वास्तु चिंतामणि और वास्तु विद्या और वास्तु मीमांसा, तो सबसे पहले वास्तु चिंतामणि ले लीजिएगा। और अगर आपको मंगाना हो, और आप डायरेक्ट मंगा सकते हैं, अगर डायरेक्ट नहीं मंगा रहे हैं, आप हमारे द्वारा मंगाना चाहते हैं, तो आरती जी को बोल देना, तो वो ऑर्डर कर देंगी, आपके पास पहुंच जाएगी। तो हम नेक्स्ट क्लास में बाकायदा क्लास के हिसाब से मिलेंगे, वास्तु प्रवीण और वास्तु आचार्य की क्लासों के लिए। आज के लिए सर्वे भवन्तु करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। अभिलाषा जी, आपसे बात नहीं हो पाई, आपको कैसी लगी क्लास? आपने बताया नहीं। जी, जय गणपति पंडित जी। जय गणपति। सर मुझे अच्छी लगी क्लास आज की, डेमो क्लास तो बहुत बढ़िया लगी, इंटरेस्ट आया काफी। इंटरेस्ट डेवलप भी हुआ है। तो आना नेक्स्ट है फिर क्लास आपको में क्लास में। जी 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 नेक्स्ट क्लास में बिल्कुल चलूंगी मैं सर। बिल्कुल। और सर ये मंडे ही ओनली, वीक में एक ही दिन होगी क्लास, मंडे टू मंडे वीक में ओनली? एक दिन होती है, अगर सिलेबस में अपने को कम रह जाता है तो फिर अपन करते हैं, एक्स्ट्रा क्लासेस भी करते हैं। लेकिन वो तो अपना बैच बन जाता है, तो बैच में आपस में बात कर लेते हैं कि किस दिन अपन, जैसे कभी छुट्टी वाले दिन होते हैं तो जी उनका प्रयोग कर लेते हैं, है ना। तो एक क्लास तो मतलब करनी ही करनी है हमें कम से कम, क्योंकि कोर्स बहुत ज्यादा ज्यादा नहीं है, और आपके अच्छा। लिए थोड़ा सा ज्योतिष की दृष्टि से बढ़ेगा, तो हम ज्योतिष की क्लासों के साथ ऐड करेंगे आपको। मैं अभी यही हम बोलने तो वाली थी कि सिलेबस तो बहुत सारा है, लग रहा है मुझे नहीं नहीं, काफी वो ऐसे हम पहले बैच में जब हमारी अगली क्लास होगी तो हम पहले ये भी पता करेंगे किसको ज्योतिष आ रहा है, किसको नहीं आ रहा। तो जिसको ज्योतिष आता है उनके लिए तो क्लासेस, एक क्लास पर्याप्त है। लेकिन जिनको ज्योतिष नहीं आता तो थोड़ी सी ज्योतिष की रूपरेखा भी उनको समझाएंगे, तो वो उनके साथ अच्छे से हो जाएगा। शिवम जी, आपका ज्योतिष पहले से है? जी मैं थोड़ा सा जानता हूँ बेसिक। हाँ, आप बेसिक जानते हैं तो फिर आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, आपका केवल ज्योतिष मतलब वास्तु से आपका हो जाएगा। और आप तो इंजीनियर भी हैं। मैंने ये जी जी सर, ये मैंने चिंतामणि लगभग 60% पढ़ भी ली है, पढ़ भी लिया आपने है। जो बोली थी। आपने क्या सिविल में इंजीनियरिंग किया है? जी मैं सिविल में इंजीनियर हूँ, एमटेक भी है मेरा, मैं असिस्टेंट आपके लिए प्रोफेसर तो हूँ वास्तु बहुत काम का है, यूनिवर्सिटी। और आप तो मतलब जो समझते हैं कि आधी से ज्यादा वास्तु जानते भी होंगे, केवल आपके लिए बस एक पौराणिक और वैदिक आधार मिल जाएगा आपको, तो एक आपके पास पुष्टता हो जाएगी, प्रमाणिकता हो जाएगी। चलिए, अच्छा है, वेलकम जी आपके लिए। शिवम जी तो हमारे यहाँ पहले एडमिशन ले ही चुके हैं, और कुछ लोगों ने भी ले लिया है।
आशा करते हैं कि आज भी जो लोग आए उनमें से बहुत से लोग अपना एडमिशन लेंगे। जय गणपति की। जय गणपति। गणपति की गुरुदेव। जय गणपति। जय गणपति सभी जय को। गणपति। जय गणपति। जय गणपति। जय गणपति।